Hello everyone, welcome to the lecture 4 of POSH Act, the section harassment of the woman at the workplace, prevention, prohibition and readdressal act 2013। आज के हम लेक्चर में कंप्लेन और इंक्वायरी की बात करेंगे। ठीक है, कंप्लेन और इंक्वायरी, और कंप्लेन कब इंक्वायरी जो है वो कब कंप्लेन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, सो वी विल डील विद दिस। देखो, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में डालती हूँ, बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, अगर इफ़ यू आर क्रैकिंग द राजस्थान जुडिशरी, आपको राजस्थान जुडिशरी क्रैक करना है, जस्ट बाय अवर द जुरिस्ट साथी नोट्स। ठीक है, जस्ट बाय अवर जुरिस्ट साथी नोट्स। हमारे जुरिस्ट साथी नोट्स में क्या क्या की एलिमेंट्स है, आंसर राइटिंग, सारे सेक्शंस कवर्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्री प्लस मीन्स दोनों की तैयारी हो जाएगी आपकी इसी नोट से। साथ ही साथ ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट केस लॉ और भी सारी चीज़ें कवर करता है। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस नोट्स, जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है, आप हमें और भी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय द नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इंक्वायरी और कंप्लेन। देखो, हमारा लेक्चर 4 किससे डील करता है, कंप्लेन से। सेक्शन 9 बोलता है कि आप जो सेक्शुअल हरासमेंट है ना, उसकी कंप्लेन कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले कंप्लेन कौन करेगा, एग्रीव वुमन करेगी। एग्रीव वुमन करेगी अगर एग्रीव वुमन जो है ना, जो एग्रीव वुमन है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कंप्लेन कर सके, तो क्या कर सकता है, कौन कर सकता है उसके बिहाफ में कंप्लेन, उसके बिहाफ में जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं उसके लीगल हायर्स। ठीक है, The aggrieved woman may in writing make a complaint of sexual harassment at workplace। aggrieved woman writing में, चाहे तो वो writing में कंप्लेन कर सकती है सेक्शुअल हरासमेंट की। किसको कंप्लेन कर सकती है, इंटरनल कमिटी को, इंटरनल कंप्लेन कमिटी को अगर कॉन्स्टिट्यूट है। अगर कॉन्स्टिट्यूट नहीं है तो लोकल कमिटी को कंप्लेन करेगी। कंप्लेन कब होना चाहिए, कंप्लेन जिस जो इंसिडेंट हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट। अगर ऐसा सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में, मतलब सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो रहे हैं, तो तब उन केस में आप कब कंप्लेन करोगे, तो उस केस में आप कंप्लेन कब करोगे, जब आपका लास्ट इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है ना, उससे आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेन करनी है। यानी कि अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो रहा है तो जो लास्ट इंसिडेंट आपके साथ हुआ उससे आपको 3 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। अगर कंप्लेन राइटिंग में नहीं हुई है तो कमिटी जो है वो क्या करेगी, सारी रीजनेबल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी उस वुमेन को, ताकि वो कंप्लेन जो है वो राइटिंग में रजिस्टर हो सके। ठीक है, कमिटी अपना टाइम 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकती है, पर वो उस कंडीशन में एक्सटेंड कर सकती है अगर उसको लग रहा है कि वुमेन को डराया था या धमकाया था या उसको प्रिवेंट किया गया था, अगर वो रीजनेबल कॉज देंगी कंप्लेन फाइल करने से। ठीक है, उसके बाद में अगर एग्रीवाइड वुमेन जो है वो कंप्लेन करने में असहमत है, क्यों, क्योंकि फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी, इनकैपेसिटी की प्रॉब्लम फेस कर रही है, या उसकी डेथ हो गई, या उस कंडीशन में नहीं है कि वो बिस्तर से उठ सके, तो उसके लीगल हायर और ऐसा पर्सन जो उसके बिहाफ में कंप्लेन करना चाहता है तो वो कंप्लेन कर सकता है। यानी कि एग्री वुमेन के खिलाफ या तो कोई अदर पर्सन या लीगल हायर भी कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद में सेक्शन 10 बोलता है कि आप कंप्लेन नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, मध्यस्थ की प्रोसीडिंग अपनाएं। मध्यस्थ यानी कि आप कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के लिए चले जाओ। ठीक है, कमिटी इंक्वायरी करने से पहले सेक्शन 11 में इंक्वायरी होती है। ठीक है, तो कमिटी बिफोर डूइंग इंक्वायरी करने से पहले एग्रीड वुमेन अगर रिक्वेस्ट करती है कि वो सेटलमेंट के स्टेप को अपनाना चाहती है उसकी और रेस्पोंडेंट के बीच में, तो फिर क्या होगी, जो कमिटी है वो इंक्वायरी की प्रोसीडिंग स्टॉप कर देगी और कंसिलिएशन की बात करेगी। पर यहाँ पे बोला कि कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, कंसिलिएशन में मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा। अगर कंसिलिएशन हो रहा है तो कमिटी को क्या करना पड़ेगा, कमिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगी कंसिलिएशन में जो भी बातें हुई, जो भी फैसला हुआ, और किसको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, या तो एम्प्लॉयर को या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। तो द एक्ट स्पेसिफाइड फॉर द रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड, जो भी मतलब फैसला हुआ ना कंसिलिएशन में, उसकी 2 कॉपी निकलवानी पड़ेगी। एक कॉपी किसको देना पड़ेगी, एग्रीड वुमेन को, और एक कॉपी देनी पड़ेगी रेस्पोंडेंट को। ठीक है, और फिर क्या होगा, कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी। अब देखिए सेक्शन 11 बोलता है
क्या सेक्शन 10 बोलता है आपने कंसिलिएशन, सेक्शन 9 बोलता है कि आप कंप्लेन कर दो, ठीक है। आप अगर कंसिलिएशन के लिए प्रोसीडिंग करना चाहते हो तो आप सेक्शन 10 में चले जाओ। अब सेक्शन 11 बोलता है कि आपने कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग नहीं अपनाई, ठीक है, तो आपकी जो इंक्वायरी हुई थी ना, अब वो कंप्लेन में चली जाएगी। अब कैसे जाएगी, देखो सेक्शन 11 बोलता है कि इंक्वायरी की तो कंप्लेन, अगर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रेस्पोंडेंट कौन है, एम्प्लॉय है, तो इंक्वायरी कंप्लेन में कैसे बदलेगी, एज पर द सर्विस रूल जो भी उस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर रेस्पोंडेंट एम्प्लॉय है और कोई सर्विस रूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, और इन केस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, तो फिर क्या होगा, अगर प्राइमा फेसे ये लग रहा है, अगर प्राइमा फेसे कमिटी है, ठीक है, तो कमिटी क्या करेगी, फॉरवर्ड कर देगी कंप्लेंट इमीडिएटली, किसको फॉरवर्ड कर देगी, पुलिस को, ठीक है। यानी कि इस प्राइमा फेसे अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, कमिटी जो है वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगी, किसको फॉरवर्ड कर देगी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर देगी विद इन द 7 days ऑफ रजिस्टरिंग अ केस। मतलब उस 7 days में जब आप रजिस्टर कर रहे हो केस को, तो पीरियड ऑफ 7 days फॉर रजिस्टरिंग अ केस, मतलब आपको केस रजिस्टर करने के लिए कितने दिन का टाइम दिया गया है, 7 days। द पीरियड ऑफ 7 days फॉर रजिस्टरिंग अंडर सेक्शन 509। आपकी कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर होगी, 509 ऑफ IPC और भी जो बाकी के प्रोविजंस होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो सेक्शन 11 यही बात बोलता है कि इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट कैसे होगी, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट ऐसी होगी अगर रेस्पोंडेंट एम्प्लॉय है तो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग, बट अगर रेस्पोंडेंट एम्प्लॉय है और फिर सर्विस रूल एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर डोमेस्टिक वर्कर की केस में तो क्या होगा, अगर आपको लग रहा है कि प्राइमा फेसे ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करी तो क्या होगा, डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाएगी और विद इन 7 days ऑफ रजिस्टरिंग। आप क्या बोला कि इफ द एग्री वुमेन इन्फॉर्म, अगर एग्री वुमेन ऐसा बोलती है कि जो सेटलमेंट हुआ था ना सेक्शन 10 में जो कंसिलिएशन, उसकी अभी तक रेस्पोंडेंट ने कोई चीज़ें फॉलो नहीं करी, अराइव हैज़ नॉट बीन कंपाइल्ड, उस फैसले से वो फॉलो नहीं करना है विद इन 30 रेस्पोंडेंट, तो कमिटी क्या करेगी, उस पर भी इंक्वायरी बिठा देगी। किस पर बिठा देगी, जो आपकी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग हुई थी ना और उसने वो बातें नहीं मानी, तो फिर क्या होगी, फर्दर इंक्वायरी होगी। अब देखो सेक्शन 5 बोलता है, अब हम जो है चैप्टर 5 डील करते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 में क्या होता है, सेक्शन 10 बोलता है, ठीक है, अगर आपकी इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई एक्शन एनफोर्स होना है पर अभी आपकी इंक्वायरी पेंडिंग है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी आपको कोई ऑर्डर दे सकते हैं, कौन दे सकता है, कमिटी ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी अपॉन रिटन रिक्वेस्ट ऑफ, मतलब किसकी रिक्वेस्ट पे, अगर एग्री वुमेन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है और इंक्वायरी पेंडिंग है, तो कमिटी क्या क्या चीज़ें कर सकती है टू द एम्प्लॉयर, कि वो एग्री वुमेन का या तो ट्रांसफ़र कर देगी या रेस्पोंडेंट का ट्रांसफ़र कर देगी किसी अदर वर्क प्लेस पे, उसकी अगर ब्रांचेस होगी तो वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कर सकती है, अगर ये नहीं करना चाहे तो ये भी कर सकती, क्या कि उस वुमेन, उस एग्री वुमेन को फॉर द पीरियड ऑफ 3 months के लिए लीव पे दे देगी, छुट्टी भैया तुम 3 महीने तक घर रहो, विच आर इन एडिशन टू अदर लीव, और उसमें अदर लीव्स भी इंक्लूड होगी, ठीक है। और तीसरा, अगर दोनों पॉइंट्स नहीं अपना जाए तो तीसरा ये भी कर सकते हैं कि सच अदर और भी जो कोई रिलीफ हो तो वो एग्री वुमेन को प्रोवाइड करेगी। ऑन रिसीविंग सच रिकमेंडेशंस, इन सच रिकमेंडेशन के साथ एम्प्लॉयर जो है इम्प्लीमेंट करेगा और रिपोर्ट में भी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लिखेगा, ठीक है। अब आता है, क्या आता है, देखो सेक्शन 13 बोलता है, सेक्शन 13 क्या बोलता है, सेक्शन 13 जो है वो इंक्वायरी की रिपोर्ट के बारे में बोलता है। क्या बोलता है, इंक्वायरी की रिपोर्ट के बारे में। अब इंक्वायरी की रिपोर्ट के बारे में क्या बोलता है, दिस सेक्शन स्पेसिफाइज दैट ऑन कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, जैसे ही आपकी, अभी देखो 12 क्या बोल रहा था, पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, 13 बोलते हैं कि जैसे ही आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हुई ना तो कमिटी क्या करेगी, रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी, फाइंडिंग्स किसको देगी, एम्प्लॉयर को देगी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। द रिपोर्ट प्रोवाइडेड विद इन द पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, आपको जिस दिन से आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हुई ना उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको कंसर्न पार्टी को कौन रिपोर्ट देगा, एम्प्लॉयर रिपोर्ट देगा और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिपोर्ट देगा, दोनों ही पार्टी को। हाउएवर अगर एलिगेशंस प्रूव नहीं होते हैं तो कमिटी क्या करेगी, देखो इसमें क्लियर लिखा है इस बैरक में कि हाउएवर इफ द एलिगेशन हैज नॉट बीन प्रूव, अगर एलिगेशन प्रूव नहीं होते हैं तो कमिटी शैल रिकमेंड नो एक्शन, तो कमिटी कोई एक्शन नहीं लेगी। बट अगर एलिगेशन प्रूव होते हैं तो कमिटी क्या करेगी, या तो एम्प्लॉयर या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगी, एक्शन लेगी। एक्शन किस चीज़ का लेगी, सेक्शुअल हरासमेंट का और जो भी मिसकंडक्ट हुए एज पर द सर्विस रूल।
और साथ ही साथ उसकी सैलरी ऑफ द रेस्पोंडेंट, मतलब जो रेस्पोंडेंट की सैलरी है वो भी डिडक्ट करेगी, और भी जो उसको एप्रोप्रिएट सम मिलते हैं वो भी डिडक्ट होगा, और एग्रीड वुमेन टू हर और लीगल। और ये जो सैलरी डिडक्ट करेगी ना, ये किसको देगी? एग्रीड वुमेन को देगी या तो उसके लीगल हायर्स को देगी। मतलब उसकी सैलरी डिडक्ट करके आप किसको दोगे कंपनसेशन के फॉर्म में? एग्रीड वुमेन को या उसके लीगल हायर को। अगर रेस्पोंडेंट फेल हो जाता है तो क्या करेगी? अब देखो इसमें एक और चीज़ बोली कि इफ द रेस्पोंडेंट फेल, अगर ये जो अमाउंट है ना, ये रेस्पोंडेंट फेल हो जाता है पे करने के लिए, तो कमेटी क्या करेगी? फॉरवर्ड कर देगी रिकवरी ऑफ सम अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, अगर देखो इन केस ऑफ एम्प्लॉय अगर रेस्पोंडेंट फेल हो जाता है तो ये जितना भी पैसा बकाया है ना, तो इस सबकी रिपोर्ट बना के वो किसको दे देगा? डीओ साहब को दे देगा। फिर जो डीओ है, एम्प्लॉयर तो डीओ है ना, वो उस रिकमेंडेशन पे एक्ट करेंगे। किस रिकमेंडेशन पे एक्ट करेंगे? विद इन द 60 डेज, मतलब विद इन द 60 डेज के अंदर आप उस रिकमेंडेशन, मतलब जो रेस्पोंडेंट है उसने पेमेंट नहीं करा, तो विद इन द 16 डेज पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और जो है अपने एम्प्लॉयर वो उस एक्ट पे रिकमेंडेशन देंगे विद इन द 60 डेज में। फिर आता है सेक्शन 14। देख सेक्शन 14 क्या बोलता है? अभी तक तो हमने बात करी 12 पेंडेंसी की बात करता है, 13 बोलता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम इंक्वायरी और एक्शन लेंगे ये वो। अब आता है 14 क्या बोलता है? अब जो 14 है ना, इस पूरे एक्ट में एक ही सेक्शन ऐसा है जो एग्रीड वुमेन के अगेंस्ट में जाता है, दैट इज सेक्शन 14। सेक्शन 14 ये बोलता है कि अगर कोई एग्रीड वुमेन जो है कोई मलिशियस कंप्लेन करती है, फॉल्स कंप्लेन करती है, फॉल्स एविडेंस देती है, तो क्या होगा? इफ द कमेटी कंक्लूड्स दैट कि एलिगेशन जो है ना, अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बताती है जो महिला है, जो पीड़िता महिला है, उन्हें ये जो एलिगेशन लगा है वो फॉल्स है, मैलिशियस है, कंप्लेन फॉल्स लिखी गई है, ठीक है, सारे फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाए हैं, देन तो क्या होगा? एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उस महिला के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, एक्शन किसके रूल के अकॉर्डिंग लेंगे? एज पर द सर्विस रूल जो भी एप्लीकेबल है उनके अकॉर्डिंग। अगर कोई सर्विस रूल नहीं है तो उस मैनर में जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, हाउएवर द कंप्लेंट प्रोवाइड एडिक्वेट प्रूफ नीड नॉट टू अट्रैक्ट अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। अगर आपके पास एडिक्वेट है तो फिर कंप्लेनेंट को कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। अब देखो सेक्शन 15 बोलता है। सेक्शन 15 क्या बोलता है? सेक्शन 15 बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, देखो अगर आप एग्रीड वुमन को कंपनसेशन दे रहे हो ना, तो किस ग्राउंड पे कंपनसेशन दोगे? देखो फॉर डिटर्मिनिंग द कंपनसेशन आपको ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। जब आप किसी को कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो आपको ये सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि क्या वो एग्रीड वुमन सारे सर्कमस्टेंसेस में फॉल कर रही है, इनमें से किसी एक में फॉल कर रही है। शैल रिगार्ड द फॉलोइंग: द मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग, इमोशनल कॉज ऑफ एग्रीड वुमन। ठीक है, अगर वो मेंटल ट्रॉमा फेस कर रही है, पेन फेस हो रहा है, उसको सफरिंग हो रही है, इमोशनल, फिजिकली किसी भी तरीके का उसको प्रॉब्लम फेस हुआ है, उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो गई क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट उसके साथ हो गया, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, उसकी इनकम, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रेस्पोंडेंट, ठीक है, ये सब देखा जाएगा। अगर अब देखो क्या बोला गया था? इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ रेस्पोंडेंट। भैया आप उसको कंपनसेशन दे रहे हो तो आपको रेस्पोंडेंट का भी तो फाइनेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा। फिजिबिलिटी ऑफ लमसम पेमेंट की, वो लमसम पेमेंट दे सकता है कि इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, ये सब। अब आता है सेक्शन 16 और 17। सेक्शन 16 एंड 17 सीधी सी बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन एंड मेकिंग नोन कंटेंट और कंप्लेन इंक्वायरी प्रोसीडिंग। ठीक है, आपको है ना कुछ चीज़ों पर रोक लगा दी। ठीक है, कैसी रोक लगा दी है कि आप जो है कंटेंट का, कंप्लेन का जो भी कंटेंट है ना, आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगी। ठीक है, आप कंप्लेन की आइडेंटिटी और उसका एड्रेस, रेस्पोंडेंट का एड्रेस और विटनेस का एड्रेस किसी को नहीं बताओगी, उसकी आइडेंटिटी नहीं बताओगे। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी प्रोसीडिंग, क्या क्या रिकमेंडेशन हुई कमेटी में और क्या एक्शन लिए डीओ साहब ने और एम्प्लॉयर, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। ये एक्ट आपको ऐसा करने से प्रोहिबिट करता है। ठीक है, क्या मिला है साथ ही साथ में ये बोला गया है, सेक्शन 16 की एक छोटी सी बात बोली गई है। देखो सेक्शन 16 क्या बोलता है, एक सेकेंड,
ऑन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन 16, अगर आप सेक्शन 16 का कोई प्रोविजन का उल्लंघन कर रहे हो तो आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी। पेनल्टी कैसे चार्ज की जाएगी? एज पर द सर्विस रूल, यानी आपको सर्विस रूल के अकॉर्डिंग पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ठीक है, सो ठीक है। और अगर आप ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस को ऐसे रिकमेंडेशंस को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अपील में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? अपील में। और अपील कहाँ करोगे? या तो कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, एज पर द सर्विस रूल, जो सर्विस रूल में लिखा है। और अपील आपको कितने दिन में करनी पड़ेगी? विद इन द 90 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन, मतलब आपको 90 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन में अपील करनी है। 90 डेज में आपको अपील करनी है। अपील कहाँ कर सकते हो? कोर्ट में कर सकते हो, ट्रिब्यूनल में कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको हर लेक्चर में नोट्स की इन्फॉर्मेशन दी है कि इफ़ यू आर क्रैकिंग द राजस्थान जुडिशरी तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं। देखो, हमारे नोट्स जो आप बाय करोगे ना, आपको अगर राजस्थान के नोट्स परचेस करने तो आपको जस्ट 2499 में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इफ़ यू आर परचेसिंग द MP जुडिशरी नोट्स आपको मिलेंगे 2199 में। ठीक है, साथ ही साथ आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी, फ्री हिंदी बुक, फ्री इंग्लिश बुक। हमारी जो बुक्स है, अगर आप दोनों ही परचेस करते हो साथ में, MP और राजस्थान, तो आपको बिगेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। आपको 3000 रुपये में सारे नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारी नोट्स जो है वो अवेलेबल है।